गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज हम चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ये चैप्टर सारा का सारा क्लास में ही लर्न करा दूंगी। बस आपको मुझे अपने 15 से 20 मिनट डिवोट करने हैं। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर को। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये जो कंप्लीट पीपीटी है जो मैं आपके लिए बनाई है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ में इनके नोट्स भी मैंने आपके लिए फ्री में डाल दिए हैं पीपीटी के अलावा, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। शुरू करते हैं यार। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? देखो, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप है जो साथ में आता है और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करता है। अब कौन से लोग साथ में आएंगे? ग्रुप तो किसी भी हो सकता है, लोग जिनकी सेम आइडियोलॉजीज हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, क्यों? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस को लड़ते हैं और बाद में क्या करते हैं? होल्ड करते हैं पावर गवर्नमेंट में। उसके बाद तो गवर्नमेंट में क्या करते हैं बच्चों? किसी ना किसी तरीके की पावर को होल्ड करते हैं। तो दो चीज याद रखो, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, क्यों आते हैं? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ताकि क्या कर सके? गवर्नमेंट में पावर को होल्ड कर सके। एग्जांपल्स क्या है? बहुत सिंपल है। आपके बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आप पार्टी हो गई, बहुत सारी जो पार्टीज हैं, ये सारी की सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या है? एग्जांपल्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास हमेशा कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं सोसाइटी के लिए, जिससे पूरी की पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव गुड हो सके। यानी हर एक पार्टी कोई ना कोई प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या करती है? लोगों के लिए बनाती है, जिससे कि सोसाइटी का कलेक्टिव गुड हो सके। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी है, पार्टी ए ने बोला कि हम क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे। पार्टी बी ने बोला कि हम पॉवर्टी को हटाएंगे। पार्टी 3 ने बोला हम एजुकेशन अच्छा कर देंगे। तो हर एक पार्टी का इवेंचुअली पॉलिसीज और प्रोग्राम्स ऐसी ही होती हैं जिससे कलेक्टिव गुड हो सके। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं सोसाइटी के लिए, जिससे उनका कलेक्टिव गुड हो सके। दूसरा काम क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज? वो कन्विंस करती है लोगों को कि वो अपने पॉलिसीज को दिखाती है कि भाई हम तो एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, आप हमें वोट डालो। तो दे कन्विंस पीपल अबाउट देयर पॉलिसीज, कि उनकी जो पॉलिसीज है वो दूसरी पार्टी से बेटर है। और तीसरा क्या है कि दे सीक टू इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज, और वो बोलती हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं पॉपुलर सपोर्ट से, तो हम ये सारी की सारी चीजों को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट में पावर ले सके। तीन चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ध्यान रखना। पहला ये कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं ताकि वो लोगों को क्या कर सके? बोल सके कि हमारी जो पॉलिसीज है वो बेटर है। और लास्ट पॉइंट क्या था कि वो ये सारी की सारी चीजों को बोलती है कि ये जो पॉलिसीज हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, हम ये क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे अगर हम पॉपुलर सपोर्ट से जीत जाते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी चीजें देखो, पार्टिजनशिप। एक पार्टिजनशिप एक टर्म है आपके एनसीईआरटी पे, मैंने एक ग्लॉसरी डाल दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिजनशिप क्या है? देखो, हर एक सोसाइटी में ना आपने कुछ लोग देखे होंगे, यानी पार्टिजनशिप बेसिकली क्या है? एक ग्रुप है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप है, अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली बिलीव करता है एक पार्टी में, यानी कि हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी और ग्रुप। वो किसी एक पार्टी की तरफ कमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा है और वो इतना कट्टर सपोर्ट करता है कि वो ब्लाइंड हो जाता है चीजों को देखने के लिए, यानी कि इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड रिव्यू ऑन एन इशू। कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पार्टी अच्छा करे चाहे पार्टी खराब करे, वो उस पार्टी का एक लॉयल पर्सन है, वो उसी के लिए ही अपनी लॉयल्टी रखेगा, उसी के लिए ही अपनी साइड रखेगा। बेसिकली वो बायस्ड है उस पार्टी के लिए। तो यही पार्टिजनशिप होता है, याद रखना। सो पार्टिजनशिप क्या है? पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड है केवल एक पार्टी के लिए, इतना ज्यादा कमिटेड है कि वो व्यूज को बायस्ड होकर के देखता है, बैलेंस्ड व्यू में नहीं देख पाता। इसी को हम पार्टिजनशिप कहते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट देखो, एक पार्टी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, पार्टीज में कौन कौन से लोग होते हैं बच्चों? सबसे पहले है लीडर्स। लीडर्स क्या है? जो टॉप लीडर्स, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हो गए, मोदी जी हो गए, आपके राहुल गांधी हो गए, ये क्या है? पार्टी लीडर्स हैं। तो जो पूरी की पूरी पार्टी को क्या करेंगे? गाइड करेंगे, मैनेज करेंगे। एक्टिव मेंबर्स क्या है? देखो, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, आपके घर में कुछ लोग आते होंगे जो ऐसे पैम्पलेट्स लेके आते हैं, लोगों को देते हैं हमारी पार्टी को सपोर्ट करिए। यानी ऐसे लोग जो क्या करेंगे? पार्टी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे पार्टी की एक्टिविटीज में। पैम्पलेट्स कर दिए, बैनर्स निकाल दिए, ये सब लोग जो होते हैं वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं पार्टी के। और सपोर्टर्स क्या होते हैं? जो उस पार्टी के लिए वोट करते हैं, पीपल हु वोट फॉर दैट पार्टी। सो पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी अगर आया तो लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? 3 कंपोनेंट्स है, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है इलेक्शन, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और इलेक्शंस लड़ती हैं। अब देखो, कैंडिडेट्स को भी 2 तरीके से खड़ा किया जाता है। जो इंडिया जैसी कंट्रीज है ना, उसमें टॉप लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा या किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, बीजेपी में मोदी जी विल डिसाइड कि किस
पर्सन को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी टिकट मिलेगी। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, उसमें पार्टी मेंबर्स और सपोर्टर्स डिसाइड करते हैं भाई कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा, उसमें टॉप लीडर नहीं डिसाइड करता। आपके 3 चीज बताया ना मैंने, एक होता है टॉप लीडर्स हो गए, फिर आपके एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। तो इसमें एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी कैंडिडेट पार्टी से खड़े होंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे। बट एक जनरल जो फंक्शन है पार्टीज का वो क्या है, टू कंटेस्ट इलेक्शन, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अगेन वो क्या करते हैं, पार्टीज एक पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है कंट्रीज के लिए। उसके बाद वो अपने ओपिनियन को क्या करती है, लोगों के सामने रखती हैं कि ये जो हमारे ओपिनियन है ये हमने आपके सामने रखे हैं, और उन्हीं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बेसिस पे वो लोगों से वोट लेना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशन अच्छा कर देंगे, उसके बेसिस पे दे विल आस्क फॉर वोट्स। सो दे सिंप्लीफाई डिफरेंट ओपिनियंस, यानी एक सोसाइटी में बच्चों डिफरेंट ओपिनियंस है। जैसे कि अब 140 करोड़ लोग हैं, तो एवरीवन विल हैव देयर ओन ओपिनियन कि हमें एजुकेशन अच्छा चाहिए, हमें पॉवर्टी सही करनी है। तो वो इन सारे पॉलिसीज को, मतलब इन सारे ओपिनियंस को देखते हैं और एक होलिस्टिक, एक ब्रॉड ओपिनियन बनाते हैं, की ओपिनियन बनाते हैं कि यूजुअली सबसे ज्यादा कौन सी रिकरिंग डिमांड्स है, उसको देखते हुए एक चीज फॉलो कर देंगे कि भाई हाँ हम पॉवर्टी हटाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई एक ओपिनियन बना देते हैं और उसके बाद वो आइडियोलॉजीज के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको वोट डालने के लिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है, वो फॉर्मुलेट करेंगी, पॉलिसीज बनाएंगी, प्रोग्राम्स बनाएंगी। थर्ड, मेकिंग लॉज बनाती है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं और लॉज बनाते हैं। क्योंकि डिबेट्स एंड डिस्कशंस कहाँ होते हैं, जब आप पार्टी मेंबर सेलेक्ट करते हैं, आपकी जो पार्लियामेंट बैठती है उसमें यही तो होता है, सारे पार्टी मेंबर्स बैठते हैं और फिर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं, लॉज बनते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो मेक लॉज। थर्ड, दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाएगी, उसके बाद वो क्या करते हैं, रन करते हैं। वो रन कैसे करेंगे, रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, अपने पार्टी के लीडर्स अपॉइंट करते हैं और सारा का सारा गवर्नमेंट को रन करते हैं। रोल ऑफ ऑपोजिशन, देखो एक पॉलिटिकल पार्टी एक तो जीत जाती है, उसके बाद जो भी पार्टीज हारती है बच्चों, दे फॉर्म द ऑपोजिशन। और ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तुमने देखा होगा यूजुअली कि क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, बैठिए हमें बोलने दीजिए। तो ऑपोजिशन हैज अ रोल टू प्ले इन इट, यानी ऑपोजिशन बेसिकली क्रिटिसाइज करती है पार्टी को जो इस समय सत्ते में है कि तुमने ये गलत किया, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम एम्प्लॉयमेंट दोगे बट इट हैज नॉट बीन डन येट। सो दे समवेयर क्रिटिसाइज एंड कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी, कि वो जो पार्टी है जो अभी सत्ते में है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये है आपका रोल ऑफ ऑपोजिशन। नेक्स्ट देखो, शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, देखते हैं। अब मान लो उन्हें करप्शन के बारे में ज्यादा हाईलाइट करना है तो वो करप्शन के बारे में हाईलाइट करने लग जाते हैं। दे हैव मेंबर्स इन एक्टिविस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। हर एक मेंबर, पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो पूरे कंट्री में फैले होते हैं। जब लोगों को जरूरत होती है तो वो लोगों के लिए क्या करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं लोगों के बिहाफ में, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। तो वो लोगों के पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती है। और एक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड स्कीम्स, फॉर एग्जांपल जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना, लोकेलिटीज होती है, वहाँ के जो छोटे लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट, अब जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे, दे कैन नॉट डायरेक्टली गो टू नरेंद्र मोदी, तो वो क्या करते हैं, उस पार्टी के छोटे लीडर्स के पास जाते हैं और वो जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और उसके बेनिफिट्स को बताने के लिए। इफ दे विल नॉट डू सो तो उनकी पार्टी नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करेगी, इलेक्शन नहीं जीतेगी। सो एक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड स्कीम्स। तो क्या 7 पॉइंट्स थे, एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, पार्टी का इलेक्शन जीतेंगे। पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, लॉज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाएगी, पार्लियामेंट में बैठेंगे, लॉज बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनेगी, अब पार्टी जीतेगी तो सरकार बनाएगी, सरकार बनेगी तो क्या करेंगे, अपने लीडर्स अपॉइंट करेंगे कि भाई तुम ये मिनिस्टर बन जाओ, तुम ये मिनिस्टर बन जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑपोजिशन। जितने भी पार्टीज नहीं जीतते वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं और क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स के क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट जो आता है बच्चों आपका नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एक कंडीशन ऐसे समझो, एनसीईआरटी में आपको बोला है कि आप इमेजिन करो कि एक जगह जहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया। अब उस केस में बच्चों होगा क्या, हर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो क्या होगा, हर कैंडिडेट इंडिविजुअली लड़ने चाहेगा। उससे होगा क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंडिविजुअल जीत गया। इसका ड्रॉबैक क्या है बच्चों, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अब मान लो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से ए कैंडिडेट जीत गया, यहाँ से बी कैंडिडेट, यहाँ से सी कैंडिडेट, तो 3 अलग अलग कैंडिडेट्स तो आ गए बट वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, है ना। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक लीडर आ गया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब देखो
कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कोई एक कैंडिडेट जीता तो वो क्या सोचेगा कि मेरे वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या बेटर है कि मैं उनके लिए एजुकेशन इंप्रूव करूं। एक बोलेंगे कि नहीं हमें तो एजुकेशन नहीं चाहिए, एक बोलेगा हम जीएसटी इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर बोलेगा हम जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। उस केस में क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी जो पॉलिसीज हैं वो कैसी होंगी? कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगी। दूसरा, नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल, सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ए कैंडिडेट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, बी कैंडिडेट बी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा, सी वाला सी के बारे में सोचेगा। तो होगा क्या? आपका इवेंचुअली कोई कंट्री के बारे में नहीं सोच पाएगा, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रह जाएंगे, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंट्री। फोर्थ पॉइंट क्या है? मोर फोकस ऑन लोकल इश्यूज। आप कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर है तो उसको तो अपनी लोकेलिटी के बारे में ज्यादा मालूम होगा ना, सो दे विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स लोकल इश्यूज। और लास्ट में क्या है? इनहैंस अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। वही कि इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी कहां तक रह जाएगी? केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी तक। तो क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी? क्यों जरूरी है? आपने इमेजिन सिचुएशन की, अगर नहीं होगी पॉलिटिकल पार्टीज, हम गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं होगा कोऑर्डिनेटेड, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कंट्री के लिए, ज्यादा फोकस केवल लोकल इश्यूज पे रहेगा, और जो हमारे लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स, वो भी क्या होंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही अकाउंटेबल होंगे, कंट्री लेवल पे कोई भी अकाउंटेबल नहीं हो पाएगा। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, 2 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ये क्वेश्चन है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए। उससे पहले हम ये समझते हैं कि इस समय हमारे वर्ल्ड में कितनी पार्टीज हैं। तो इस समय पूरे वर्ल्ड्स में ये 3 तरीके के पार्टी सिस्टम देखे गए हैं बच्चों। देखो, पहला है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, एक ही पार्टी होगी, वही इलेक्शन लड़ेगी, उसी को लोग वोट देंगे, सो दैट इज नोन एज 1 पार्टी सिस्टम। वेयर कैन यू सी दिस सॉर्ट ऑफ अ पार्टी सिस्टम? चाइना में है ये, चाइना हैज 1 पार्टी सिस्टम, यानी कि वहां पे कोई दूसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है, एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वहीं जाके उसको वोट डाल रहे हैं, और वो अपने आप को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं, दैट इज 1 पार्टी सिस्टम। तो अब मुझे एक बात बताओ कि दिस सिस्टम इज दिस सिस्टम गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया है? बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? आप लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं है, देयर इज नो चॉइसेस फॉर पीपल, सो दैट इज वाई ये जो सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता है बच्चों। डेमोक्रेसी मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट। इलेक्शंस में 2 पार्टीज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कि लोग क्या कर सके? चूज कर सके। सो 1 पार्टी सिस्टम क्या है? केवल एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, एक ही पार्टी को लोग वोट डालते हैं। एग्जाम्पल चाइना। इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? नो। वाई? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम देखो, 2 पार्टी सिस्टम में क्या है? 2 पार्टीज हैं जिनके सीरियस चांसेस हैं जीतने के। अब क्या दीदी, अगर 2 पार्टीज हैं तो उसमें केवल 2 ही पार्टी कॉन्टेस्ट करती है? बच्चों नहीं, पार्टीज और भी होती हैं, बट वो इतने सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते, यानी कि 2 ही पार्टी ऐसी होती हैं जो जीतने के सीरियस चांसेस रखती हैं। सो ऑल दोज पार्टी, मतलब ऑल द कंट्रीज वेयर 2 पार्टीज हैज द सीरियस चांसेस टू विन। एग्जांपल्स क्या होगा? यूजुअली जो पावर है वो उन्हीं 2 पार्टीज के बीच में होती रहेगी। पार्टी ए कभी जीत गई, फिर पार्टी बी जीत गई, फिर पार्टी ए जीत गई, पार्टी बी जीत गई। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये है 2 पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल, जहां पे 2 ही पार्टी हैं, 2 ही पार्टी आपस में क्या कर रही है? कंपीट कर रही है। ठीक है, तो 2 पार्टी सिस्टम क्या है? 2 पार्टी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वही पार्टीज क्या करती हैं? आपस में पावर को शिफ्ट करती रहती हैं। एग्जाम्पल्स यूएसए एंड यूके। मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पे बहुत सारी पार्टीज हैं, यानी सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, बहुत सारी पार्टीज पावर के लिए कंपीट कर रही हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया हमारा इंडिया। इंडिया में है बहुत सारी पार्टीज, आपने देखा है मल्टीपल पार्टीज इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती हैं, उसका एग्जाम्पल इंडिया दे दिया। और क्यों है मल्टी पार्टी बच्चों? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इट इज अ लार्ज कंट्री, उसकी जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है, इतने डिविजन्स हैं कि इतनी सारी पार्टीज क्या है, इसीलिए यहाँ पे दी गई है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो कितने तरीके की पार्टीज एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में? 3 तरीके की, 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक आता है टर्म अलायंस। अब जहां पर भी बच्चों मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, वहां पे अलायंस देखी गई है, स्पेशली इंडिया में। अब बच्चों अलायंस क्या होता है? देखो, जब भी कुछ पार्टीज क्या करती हैं? आपस में हाथ मिला लेती हैं। पार्टी ए, पार्टी बी आपस में मिल गई, इन्होंने क्या करती? गठबंधन की सरकार बना दी, कोलेजन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, एक कहीं पर भी जीतने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, कहीं पर भी जीतने के लिए आपको 10 सीट चाहिए। पार्टी ए ने 7 सीट जीती, पार्टी बी ने 3 सीट जीती, पार्टी सी ने 4 ही जीती, यानी कोई भी
मेजॉरिटी नहीं ले पाया। अब इस केस में क्या करेगा, पार्टी ए आएगा पार्टी बी के पास कि भाई ये काम करते हैं, अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं अलायंस, और इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वो होती है कोलिजन गवर्नमेंट, यानी ए और बी पार्टी दोनों ने क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। इसी को हम बोलते हैं बच्चों गठबंधन की सरकार, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट वो क्या करते हैं, इसको अलायंस बोलते हैं हम, ठीक है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम में देखा जाता है। एग्जाम्पल, हमारे कंट्री में दो तरीके की अलायंस है, पहला है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और दूसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए और एनडीए। देखा होगा तुमने। अब हमारे इंडिया में बहुत कम ही है कि मेजॉरिटी की सरकार आ रही है, हमेशा क्या होता है, अलायंस ही गवर्नमेंट बन रही है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या ड्रॉबैक हो सकता है, अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आया कि मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है, तो एक ड्रॉबैक है क्या, इनस्टेबिलिटी, यानी इतनी सारी पार्टीज हैं कि बहुत कम चांसेस हैं कि जो पार्टी एक बार जीती है वो दोबारा कभी सत्ता में आए। सो मल्टी पार्टी सिस्टम लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है क्योंकि पीपल हैव मोर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे समझ में, अलायंस क्या है, जब सेवरल पार्टीज, कुछ पार्टीज आपस में गठबंधन कर लेती हैं और गठबंधन की सरकार बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अलायंस बोलते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट, इस तरीके की सरकार जो बनती है, इसके दो तरीके की होती है, यूपीए एनडीए, ये याद रख लेना, 1 नंबर में ही आएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या ड्रॉबैक है मल्टी पार्टी सिस्टम का, इनस्टेबिलिटी, सरकार की इनस्टेबिलिटी होती है। कभी भाई अगर कांग्रेस जीती तो चांसेस है कि फिर आने वाले समय में कभी जीत ही ना पाए, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, जो है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इंडिया में कितने टाइप की, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली कितने तरीके की होती हैं, देखो, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी आपको समझ आ रहा होगा, नेशनल पार्टी यानी जो नेशन वाइड यानी नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। और स्टेट पार्टीज क्या होती है, जो स्टेट लेवल पे यानी रीजनल लेवल पे ऑपरेट करती है उसको हम स्टेट पार्टीज बोलते हैं। अब 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली बात है, इंडिया में दोनों तरीके की पार्टीज हैं, नेशनल भी है स्टेट भी है। क्यों है, आपको पता है इंडिया में एक फेडरल लेवल है, यानी कि जो पावर है वो मोर देन 2 लेवल्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल भी है। तो इसीलिए इंडिया में तो दोनों तरीके की पार्टीज हैं, नेशनल भी है और स्टेट भी है। और अब देखो, इंडिया अगर कोई भी पार्टी इंडिया में, चाहे उसको स्टेट पार्टी बनना है या नेशनल पार्टी बनना है, तो सबसे पहले उनको इलेक्शन कमीशन में जाके खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। सो दिस इज वन क्राइटेरिया कि दे हैव टू रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। दूसरा क्या है, अब इलेक्शन कमीशन के लिए सारी पार्टीज बराबर हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कुछ पार्टीज जो बहुत स्टेब्लिश्ड होती है, जैसे बीजेपी हो गई, या कुछ पार्टीज ऐसे समझ लो जो नेशनल या स्टेट पार्टीज हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि यूनिक सिंबल दे देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बीजेपी का कमल है तो कोई और नहीं ले सकता, यूनिक सिंबल दे दिया। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं उन पार्टीज को जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं या जो स्टेब्लिश्ड हैं। अब इंडिया में आप देखोगे ना 750+ रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, बट हमें तो दिखती ही नहीं है क्योंकि वो इतनी सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती हैं। तो जो भी पार्टीज, अब जैसे इलेक्शन कमीशन को एक स्कूल समझो, तो आप स्कूल में चले गए, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं। वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल में परफॉर्म करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को वैसे ही उन पर्टिकुलर पार्टीज को एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे यूनिक सिंबल। और ऐसी पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेजेस बाकी पार्टीज के कंपैरिजन में, उसको हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बोलते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का स्टेटस लेना है आपको इलेक्शन कमीशन से, तो आपको एक स्टेब्लिश्ड पार्टी होना इंपॉर्टेंट है, उसको हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, कितने तरीके की पार्टीज हैं, 2, स्टेट लेवल, नेशनल पार्टीज। स्टेट पार्टीज जो रीजनल लेवल पे ऑपरेट करती है, नेशनल पार्टीज जो नेशन वाइड लेवल पे ऑपरेट करती है। इंडिया में क्या है, 2 तरीके की पार्टीज है, नेशनल और स्टेट, दोनों को खुद को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करना होता है। अब इलेक्शन कमीशन की नजरों में सारी ही पार्टीज बराबर हैं, बट कुछ पार्टीज को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। वो प्रिविलेजेस किस बेसिस पे मिलते हैं, अगर वो स्टेब्लिश्ड पार्टी है या बढ़िया काम करे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी भी पार्टीज नेशनल और स्टेट पार्टीज हैं उनको एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का स्टेटस मिला है, और उसमें उन प्रिविलेजेस में उनको मिलता क्या है, स्पेशल यूनिक सिंबल मिलता है। पूरे कंट्री में कोई दूसरा पर्सन उस सिंबल को यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने बीजेपी ने कमल का फूल यूज कर लिया तो आप कोई दूसरा फूल यूज करो, लेकिन आप वो पर्टिकुलर फ्लावर यूज नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज कौन सी पार्टीज होंगी जिसे हम नेशनल पार्टीज कहेंगे, उसको नेशनल पार्टीज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे टॉपर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना कि 90% से ऊपर ले आओ तुम टॉपर कहलाओगे। सेम ऐसा ही पार्टीज के केस में है कि अगर आपको बच्चों नेशनल पार्टी बनना है तो नेशनल पार्टी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो एक पार्टी
उसको एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स चाहिए लोकसभा, यानी कि जब इलेक्शंस होंगे जनरल इलेक्शन उसमें 6% सीट्स चाहिए होगी। यानी मान लो ऐसे कि भाई 10 लोग वोट दे रहे हैं तो कम से कम 6% वोट्स उनको चाहिए ही चाहिए, या 100 लोग वोट दे रहे हैं तो उसमें से क्या है 6% वोट्स जो हैं वो किसको पड़े होने चाहिए, एक पार्टी को पड़े होने चाहिए। अगर 6% वोट हो गए तो आप नेशनल पार्टी हो गए। अब इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, या तो ये हो जाए या तो असेंबली इलेक्शंस में आप 4 स्टेट्स में जीत जाओ। असेंबली इलेक्शंस मतलब स्टेट इलेक्शंस, उसमें आप 4 स्टेट्स में अगर जीत जाते हो तो आप फिर नेशनल पार्टीज का एक कंडीशन फुलफिल करते हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन। दूसरा, आपको क्या करना है, 4 स्टेट्स नहीं 4 सीट्स चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 सीट जीतनी है लोकसभा में, ठीक है। आपको 4 सीट्स अगर आपने लोकसभा में जीती तो आप नेशनल पार्टीज हो जाओगे। पहला कंडीशन क्या है, या तो आप 6% टोटल वोट्स ले लो लोकसभा इलेक्शंस में, या फिर 4 स्टेट्स में जीत जाओ, प्लस आपको 4 सीट्स चाहिए लोकसभा में, तो आप नेशनल पार्टी कहलाओगे। एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी हो गया, नेशनल पीपल पार्टी हो गया। कुछ ना नेशनल पार्टी सब हट गई हैं एज पर न्यू स्टैट्स जो आपके इलेक्शंस हुए, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं हटा है, तो यू हैव टू स्टडी देम ऑल एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब देखो नेशनल पार्टीज जितनी भी हैं वो सारी मैंने इस पीपीटी में डाल दी हैं। मैं आपको ये पढ़ा नहीं रही हूँ, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए डाली है। आप इसे लर्न कर लेना, या तो ये 2 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा। बहुत रेयर चांस है वैसे तो आने के, बट कभी भी 5 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप दिमाग में रख लेना इसको, ये सारे आप पार्टीज पढ़ लेना, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में डाल दिया है। अब बात करते हैं स्टेट पार्टीज। अब स्टेट पार्टीज जैसे नेशनल पार्टी बनने का कोई क्राइटेरिया है, वैसे ही स्टेट पार्टी बनने का भी क्राइटेरिया होगा। उसका क्राइटेरिया क्या है बच्चों की, जो पार्टीज नेशनल पार्टीज मतलब ऑल द पार्टीज जो नेशनल पार्टीज के अलावा है उसको स्टेट पार्टीज कहते हैं। 6% वोट्स चाहिए उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर उनकी 2 सीट्स क्या है जीती होनी चाहिए, तो वो स्टेट पार्टी कहलाते हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टेट पार्टीज इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंस है कि वो फेडरल सिस्टम और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम की वजह से पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना है तो है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लोकल लेवल पे भी पावर है। इससे क्या है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही है, यानी लोकल लोगों की जो बातें हैं वो हर एक छोटे लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो सुन पा रही है। इस वजह से जो हमारी फेडरल सिस्टम है, यानी जो फेडरल सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है, यानी लोगों की आवाज लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे भी सुनी जा रही है, ठीक है। पहला ये है। दूसरा, पार्लियामेंट डाइवर्स होती है, अलग अलग कैंडिडेट सीट जीत के जाते हैं तो डाइवर्स पार्लियामेंट होती है, डिफरेंट लेवल के ओपिनियंस जाते हैं। तीसरा क्या है, दे टेक केयर ऑफ लोकल इशूज। अब लोकल इशूज के बारे में भाई ध्यान रखते हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज को थोड़ी पता है कि किसी छोटे से गाँव में या किसी छोटे से टाउन में क्या चल रहा है, तो वो लोकल पार्टीज हैं, जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स है वो उस चीज़ को ध्यान रखती हैं। एंड they also local issues and national party also take help of state parties। और सबसे एक important point ये है कि जब भी क्या है मेजॉरिटी की सरकार नहीं आती तो वो किसके पास आते हैं, स्टेट लेवल के पास। क्या करने के लिए, कोलिजन अलायंस बनाने के लिए, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, शिवसेना, ठीक है। तो याद रखना 4 एग्जाम्पल, 4 इंपॉर्टेंस है। पहला, वो फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, पार्लियामेंट को डाइवर्स करते हैं, डिफरेंट कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट से जीत के जा रहे हैं तो लोकल इश्यूज को सुनते हैं। और चौथा, पार्टीज के साथ, नेशनल पार्टीज के साथ अलायंस बनाते, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये देख लेना चार्ट एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखना क्या क्या स्टेट पार्टीज हमारे पास है। पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस क्या, आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करती है, एक पार्टी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। लीडर्स जो टॉप पोजीशन के लीडर्स है ना बच्चों, वही एडवांटेज लेते रहते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही फेवर करेंगे। कभी कोई एक फैमिली मेंबर का भाई उसका फादर लीडर था, अब उसका बेटा लीडर है, अब उसके बेटे का बेटा लीडर है, तो क्या हो रहा है, डायनेस्टिक सक्सेशन हो रहा है। यानी जो इंसान लीडर है उसी का बेटा या उसी की बेटी या उसी का फैमिली मेंबर उस टॉप पोजीशंस को लीड कर रहा है। अब क्या ये फेयर है, नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, सो दिस इज बैड फॉर डेमोक्रेसी। और ये पूरे वर्ल्ड में देखा गया, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, दिस हैज बीन सीन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि जो पावर है मोस्टली वो टॉप लीडर्स के पास में है, जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्टीज में, बट टॉप लीडर्स के पास ज्यादा पावर है, वो अपने कुछ क्लोज्ड वंस को ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं, इंफॉर्मेशन केवल टॉप लीडर्स तक ही रहती है, ठीक है। अंदर कोई रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे, पार्टीज के अंदर पोजीशंस के लिए रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो रहे, और ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास तो बेचारों के पास इंफॉर्मेशन जा ही नहीं पाती है, ठीक है। तीसरा क्या है, मनी एंड मसल पावर। तुमने हमेशा देखा होगा पॉलिटिक्स में जिनके पास बहुत पैसा है, या तो वो, या जो मतलब मसल पावर, यानी कि जो लोग क्या है
गुंडेगर्दे हैं, ऐसे लोगों को यूजुअली पार्टीज खड़ा करती हैं। आपने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम में पावर विजिबल होती है, कैंडिडेट जिनके पास ज़्यादा पैसा रेस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो इवेंचुअली चांसेस ऑफ विनिंग इलेक्शंस इज मोर, तो उन लोगों को खड़ा किया जाता है। रिच पीपल, आपने देखा होगा मनी का इन्फ्लुएंस कैसा होता है कि जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं वो किसी ना किसी पार्टीज को फंड करते हैं और बाद में जब पार्टीज जीत जाती है तो उनसे अपने बेनिफिट्स निकलवाते हैं। तो मनी एंड मसल पावर इज समथिंग विच कैन बी सीन इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्या है, मीनिंगफुल चॉइस। लोगों के लिए मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, इसको आप लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस लिखना। लोगों के पास बच्चों मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, नॉट मच डिफरेंस। अब जैसे तुम वर्ल्ड लेवल पे देखो तो यूके की जो पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी आइडियोलॉजीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी उनकी इंप्लीमेंट करने का तरीका डिफरेंट है, बट इवेंचुअली वो सेम चीज ही लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो अब लोग पार्टी ए को चूज करें या पार्टी बी को चूज करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इवेंचुअली उनका आइडियोलॉजीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इंडिया में भी जो पार्टीज है उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या 4 पॉइंट्स पढ़े, फटाफट से रिवाइज करो। डायनेस्टिक सक्सेशन, दूसरा लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आपस में डेमोक्रेसी नहीं है, मीटिंग्स में जो बेचारे ऑर्डिनरी मेंबर्स उन तक बात ही नहीं पहुंच रही है, टॉप लीडर्स ही आपस में मेजर डिस्कशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर बहुत है। और फोर्थ है मीनिंगफुल चॉइस लोगों के पास नहीं है। 4 पॉइंट्स है, दिमाग में बैठा लेना। अब पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारे कैसे, ये जो चैलेंजेस हैं इनको रिफॉर्म कैसे करें, इसके कुछ चीजें हैं। सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। पहले क्या होता था ना, मान लो किसी को कोई टिकट मिली, अब वो किसी और ए पार्टी से लड़ा, टिकट जीतने के बाद वो पार्टी बी में चले गया, तो इसीलिए डिफेक्शन को क्या कर दिया, एंटी डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन को बंद किया। एक लॉ निकाला कि कोई भी अगर एमएलए एमपी अपनी पार्टी को चेंज करते जीतने के बाद तो अपनी सीट खो देगा। अब आप दोबारा से इलेक्शन लड़ो, उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ो, ये वाली बात आ गई थी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि क्या है, लोग तो कंफ्यूज होंगे ना। आप मान लो मैंने वोट दिया किसी ए पार्टी को किसी ए कैंडिडेट की वजह से, अब वो जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चले गया, तो ये क्या है, अनफेयर है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया पहले पार्टीज के लिए। दूसरा क्या था, प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस। अब बोला गया कि जितने भी लीडर्स हैं, यानी कैंडिडेट्स को क्या करना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करना है प्रॉपर्टी का, और उनके अगेंस्ट अगर कोई भी क्रिमिनल चार्ज है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मुझ पे ये क्रिमिनल चार्ज है, चाहे फेक क्रिमिनल चार्ज है, बट यू हैव टू मेक दैट थिंग वेरी क्लियर सो दैट पीपल कैन वोट अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपको वोट कर सके। तो प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस दिखाना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखा दिया कि आप पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इतना पैसा आता है ऊपर नीचे से, या बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं वो फंड कर देते हैं कि उन्होंने बोला आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ेगी। बट बच्चों ये कहने की बात है, अभी भी इसमें बहुत घोटाला हो जाता है। आप कभी कैश की फॉर्म में पैसा ले लो, ब्लैक मनी ले लो, तो पता नहीं चलता है। बट ये भी एक वो निकाला गया था, ठीक है। ये 3 तो मेन सजेशंस है। एंटी डिफेक्शन लॉ कर दिया, प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस दिखाना, इनकम टैक्स आपको रिटर्न दिखाना है कि भाई आप इनकम टैक्स भर रहे हो तो हमें दिखाओ ताकि पता चले आपकी पार्टी को कितना पैसा मिलता है। नेक्स्ट क्या था बच्चों, इसके अलावा और क्या सजेशंस हैं जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की जो करप्शन है उसको ठीक कर सकते हैं या उनके अंदर के चैलेंजेस को फिक्स कर सकते हैं। पहला था रेगुलेटिंग इंटरनल अफेयर, यानी कि अंदर की पार्टीज को ठीक करने के लिए, यानी पार्टीज के अंदर की चीजों को सही करने के लिए बोला कि आप मेंबर का रजिस्टर बनाओ, उनको रजिस्टर बनाओ, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स है तो उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। कई बार होता है ना, मैंने बोला कि टॉप पोजीशन में जो लोग हैं उन्हीं को बार बार लीडर्स बना रहे हैं, तो उनकी इंटरनल क्या होने चाहिए, इंटरनल वोटिंग्स भी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, विमेन रिप्रेजेंटेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में कम है। तो ये सजेशन है कि अगर हम विमेन को पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे ही 1/3 सीट्स रिजर्व कर दें तो इवेंचुअली आगे चल के गवर्नमेंट में भी 1/3 सीट्स विमेन की देखी जाएगी। सो बोला कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ और हर एक पॉलिटिकल पार्टी में 1/3 मेंबर्स के 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन विमेन को दे दिया जाए। तीसरा है स्टेट फंडिंग, कि अब स्टेट ही फंडिंग करेगी। अभी क्या है कि फंडिंग नहीं है तो किसी के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा है तो पार्टी जीत जा रही है। तो अगर सबके पास बराबर पैसा दिया जाएगा सो देन कोई भी अननेसेसरी पैसा लगा करके जीत नहीं सकता, या फिर अगर पैसा लगाएगा तो इट विल कम इन द आइज ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो गवर्नमेंट शुड हेल्प फंड इलेक्शंस, उनको इलेक्शंस को फंड करना चाहिए। पब्लिक प्रेशर मतलब जब सिटीजन्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जब उनको फील हो कि पार्टीज वो चीज़ नहीं कर रही हैं विच हैज़ बीन प्रॉमिस्ड, सो देन दे कैन कम इन फ्रेम, उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है पब्लिक पार्टिजनशिप, यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है केवल बोलने से, क्रिटिसाइज करने से कि दिस पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इंस्टेड
all the members who are interested they can also participate in the government process, वो भी जाकर के एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अदर सजेशंस क्या है, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करना, विमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, स्टेट फंडिंग करना, पब्लिक प्रेशर बना देना या फिर पब्लिक का पार्टिसिपेशन करना। ये है बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज का कंप्लीट चैप्टर। पूरे अच्छे से इसको रिवाइज करो और आपका इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो ऐसा ही मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट सोशल साइंस का बनाया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।